जीएसटी दे रहे हैं तो हम आपका सेस का पैसा क्यों दे? वो कोर्ट में गए और कोर्ट ने स्टे लगा दिया कि भाई एक आदमी को 2 टैक्स तो नहीं ले सकते आप। अब सरकार को चाहिए था कि भाई ठीक है, हम जीएसटी का पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, या तो आप 1% सेस एक्स्ट्रा दे दो, या सरकार ये कहती है ठीक है आपके सेस का पैसा हम अलग से बीड़ी मजदूरों के लिए दे सकते हैं। लेकिन सरकार तो सरकार है, सरकार किसके लिए काम कर रही है आप खुद जानते हैं। बहरी गूंगी दिल्ली आपकी आवाज नहीं सुनती, आप नहीं, हिंदुस्तान के कामगारों की आवाज बहरी गूंगी दिल्ली नहीं सुनती। सत्ता पर जो भी काबिज होता है वो किसके लिए काम करता है? बड़े बड़े पूंजीपति घरानों के लिए काम करता है, टाटा बिरला अंबानी के लिए काम करता है। कोई अंबानी के लिए काम करता था, कोई टाटा बिरला के लिए काम करता था, कोई आज अडानी के लिए काम करता है। फर्क अलग अलग नहीं है। सत्ता में बैठे जो लोग हैं वो हमारे आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो काम करते हैं पूंजीपतियों के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए। इसलिए ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था से अगर आप उम्मीद करें कि ये व्यवस्था अपने आप मजदूरों को, किसानों को उनको अधिकार दे देगी, ये व्यवस्था अपने आप में आपको तमाम सुविधाएं देगी, आपको जिंदगी बसर करने के लिए आपको हर तरह का की सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, तो आप गलत फहमी में। आपको यह सोचना होगा कि इस व्यवस्था से उबरने के लिए आपको अपना संगठन मजबूत करना होगा, आपको अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी, और आपको अपनी ताकत को इस जगह पर ले जाना पड़ेगा। किसी शायर ने कहा है, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। आपको उस जगह पर जाना पड़ेगा, अपनी ताकत को मजबूत करना पड़ेगा, और यह समझना पड़ेगा कि आपके पास गणतंत्र ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बड़ा हथियार दिया हुआ है, सत्ता के परिवर्तन का हथियार। और वो सत्ता के परिवर्तन का हथियार पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। वो सत्ता के परिवर्तन का हथियार आपका एक वोट तय करता है। और हिंदुस्तान में जो 52 करोड़ कामगार हैं, मैं मान लूं कि अगर 50% उसमें से तैयार नहीं है, अगर 50% को हमने तैयार कर दिया जिस दिन सत्ता परिवर्तन के लिए, उस दिन हिंदुस्तान में कामगारों का राज होगा, हिंदुस्तान का वजीर आला मजदूर होगा, हिंदुस्तान का राष्ट्रपति मजदूर में से होगा, किसान में से होगा। अब पूरी दुनिया में ये परिवर्तन आए हैं। शुरुआत हुई थी 1966 में, जब पोलैंड में एक मजदूरों का संगठन बनाया और लड़ाई लड़ करके वो सत्ता पर काबिज हुए और पोलैंड के प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद से आज तक तो गंगा में बहुत पानी बह गया। दुनिया के कम से कम 70 से 75 देशों में ये परिवर्तन होना शुरू हुआ, और मजदूर और किसान के प्रतिनिधि देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। आप लोगों के सौजन्य से हमें भी दुनिया के तमाम देशों में जाने का मौका मिला। मैं जब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की तरफ से जिनेवा में 2015 में गया, 2009 में भी गया था। 2015 में जाने के बाद हमने देखा कि वहां अर्जेंटीना की क्रिस्टियाना फर्नांडिस बहुत बड़ी ट्रेड यूनियन लीडर बन करके आई है। और अगली बार जब 2021 में हमें उस सम्मेलन में जाने का मौका मिला, तो हमें देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिसे 2015 में क्रिस्टियाना फर्नांडिस को हमने एक ट्रेड यूनियन के लीडर के रूप में देखा था, वो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बन करके उस सम्मेलन में। तो कभी कभी ये सपने हम भी देखते हैं कि क्या दुनिया में इस तरह का भी परिवर्तन होगा, क्या भारत में भी इस तरह का परिवर्तन होगा कि मजदूर और किसान के परिवार से निकला हुआ बच्चा भी देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनेगा। मानसिकता तो बदलने की जरूरत है। जिस दिन आप मानसिकता बदलेंगे, संगठन में विन्यास
होगा और सारे कामगार एक साथ खड़े हो जाएंगे। निश्चित रूप से ये कहने में हमें गुरेज नहीं है कि हम इस देश की व्यवस्था को बदलने में कामयाब होंगे, और जिस दिन इस देश की व्यवस्था को हम बदलने में कामयाब होंगे उसी दिन नेताजी सुभाष का वो सपना साकार होगा जो उन्होंने राष्ट्रीय समाजवाद भारत में स्थापित करने के लिए बताया। साथियों, परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती, लेकिन वो नाविक ही सबसे अच्छा नाविक माना जाता है जो प्रतिकूल धारा में भी अपने नौका को बचा करके और नदी के उस पार लेके जाता है। आप सभी लोग उसी तरह के नाविक हो, आप सभी लोग उसी तरह के सामाजिक संगठन के साथ जुड़े हुए हो जो कभी भी प्रतिकूल परिस्थितियों, अनुकूल परिस्थितियों के साथ नहीं काम कर रहा है। और इन प्रतिकूल परिस्थितियों में सबको लड़ना पड़ रहा है। हमारे डिफेंस के साथी बैठे हुए हैं, सरकार ने इनका निगमीकरण कर दिया, बड़ी लड़ाई हुई, बड़ी लड़ाई, सब लोग रास्ते पर उतरे और नतीजा क्या हुआ कि सरकार उसका अगला जो स्टेप था, निगमीकरण तो बंद नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जो निजीकरण होना था वो रुक गया। क्यों रुका? कि इन्होंने लड़ाई की, वे रास्ते पर उतरे। और एक उदाहरण देता हूं, मैंने अपने जीवन में देखा, क्योंकि मैं इस संगठन में 40 साल से काम कर रहा हूं। मैं जब एकदम नौजवान था, 17-18 साल का, तब से काम कर रहा हूं। 82-83 में आ गया था संगठन में, और आज 2023 से 40-41 साल पूरी जिंदगी इसी में हूं। तो बैंक के लोगों को आज से 25 साल पहले कभी आपने किसी बैंक के एम्प्लॉइज को झंडा लेके रास्ते पर उतरते हुए नहीं देखा हो। वो भी सोचते थे हमारा सरकार क्या बिगाड़ देगी, हम तो सरकारी बैंक चलाते हैं, हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन जब डंडा पड़ना शुरू हुआ, जब उनको समझ में आ गया कि मैदान में नहीं उतरेंगे तो हमारे पैर के नीचे से मिट्टी खींच ली जाएगी, चटाई खींच ली जाएगी, तो रास्ते पर उतरे, लड़ाई लड़ी और प्राइवेट बैंकों के साथ मुकाबला किया। आप कितने प्राइवेट बैंक देख रहे हैं? एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, आईडीबीआई, आजकल बंधन आ गया, उत्कर्ष आ गया, बहुत सारे 14 प्राइवेट बैंक हो गए। इन 14 प्राइवेट बैंकों से मुकाबला करके सरकारी बैंक आज भी भारत की पूरी संपत्ति का, पूरे डिपॉजिट का 84% हमारे देश के राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास है। उन्होंने लड़ाई लड़ी, इसलिए बच गए। अब आता हूं जीवन बीमा निगम। जीवन बीमा निगम के खिलाफ भी बहुत सारे आ गए। मैक्स आ गया, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड आ गया, स्टार आ गया, दुनिया भर की इंश्योरेंस कंपनी विदेशों से आ गई, क्योंकि उनको लगता है कि भाई 125 करोड़ लोगों का देश है, इसमें अगर 1 करोड़ लोगों की पॉलिसी हमको मिल गई तो पूरी दुनिया में जितनी कमाई उतनी कमाई हिंदुस्तान में हो जाएगी। ये सोच के वो हिंदुस्तान में आए। लेकिन हमारे देश के लोग इस बारे में बड़े सावधान हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। आज भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही जाके प्राइवेट बैंक में अपना पैसा रखते हैं, लेकिन जो हमारा आम गरीब इंसान है, मजदूर और किसान है, वो ज्यादातर विश्वास किस पर करता है? सरकारी बैंक में। स्टेट बैंक में जाएगा, यूनियन बैंक में जाएगा, सेंट्रल बैंक में जाएगा, इस तरह के जो बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक में, इलाहाबाद बैंक में, उन्हीं में पैसा रखता है। ठीक उसी तरह से जीवन बीमा निगम को सबने बचाया, आपने बचाया। अगर जीवन बीमा निगम की ये ट्रस्ट आपकी, हमारे देश के लोगों की नहीं होती तो जीवन बीमा निगम का भी निगमीकरण तो है, पहले से ही है, लेकिन वो भी निजीकरण हो जाता। लेकिन जब देश की सरकारों को लगा कि भाई पब्लिक मानने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, अभी भी भारत देश के जीवन बीमा में जो बिजनेस है उसका 91% जीवन बीमा के पास है, एलआईसी के पास है, 9% में बाकी सारी प्राइवेट कंपनी। तो ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि हमारे देश के लोगों ने अपने आप में परिवर्तन लाया, सोचा कि हमें देश को बचाना है और देश की संपत्ति सब जीवन बीमा के पास है। ठीक उसी तरह से दोस्तों, आज हमें एक कैंपेन करने की जरूरत है, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, हमें गांव में जाने की जरूरत है। हम तो अपने नेताओं को ये कहते हैं
कि केवल शहर में रह करके या हॉल में मीटिंग करने से मजदूरों का भला नहीं होगा, मजदूरों की नीतियों का परिवर्तन नहीं होगा। इनका परिवर्तन तब होगा जब आप गांव में जाओगे, गांव में जाइए, मजदूरों से मिलिए, मजदूरों से मुलाकात करिए और वहां उनको मेंबर बनाइए, उनको समझाइए, क्योंकि भारत गांव में बसता है, भारत शहरों में नहीं है। शहर की आबादी कितनी है और शहर के लोगों के पास पैसे हैं, इसलिए उनको बरगलाना बड़ा आसान होता है। हमारे गांव के जो गरीब लोग हैं उनके लिए हम काम करते हैं, उनके अधिकार के लिए काम करते हैं और उस अधिकार को दिलाना, उस अधिकार की रक्षा करना ये हमारा परम कर्तव्य है। आज इस सम्मेलन में क्योंकि दो विषयों पर बहुत गंभीरता के साथ हमें चर्चा करनी है, जो दो खास विषय हमारे मजदूरों के हैं, एक तो है न्यूनतम वेतन का, कि न्यूनतम वेतन कितना मिलना चाहिए, उस पर हो सकता है आज चर्चा हो या कल होगी सम्मेलन में। दूसरा जो सबसे बड़ा विषय है सामाजिक सुरक्षा का, और सामाजिक सुरक्षा के लिए भारत में दो बड़ी एजेंसी काम करती है, एक कर्मचारी राज्य जीवन बीमा निगम है, एक भविष्य निधि संगठन जिसको ESI कहते हैं और EPF कहते हैं। तो हमारे जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, इनको कैसे इस व्यवस्था में लाया जाए, संगठित क्षेत्र में खास करके संविदा पर काम करने वाले जो मजदूर हैं, इनको कैसे इस व्यवस्था पे लाया जाए, इस तमाम विषय पर चर्चा करना जरूरी है। और आपके यहाँ अगर चर्चा होती है तो आप जाके अपने जो तहसील लेवल के लीडर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लीडर्स हैं, उनको और आप समझा सकते हो, बता सकते हो कि क्या काम करना जरूरी है। तो आज हम अपने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के हमारे सामाजिक सुरक्षा अधिकारी प्रबल जी को लेके आए हैं। आने की बात थी हमारे क्षेत्रीय निदेशक साहब की, लेकिन वो किसी कारण से सरकारी काम से रुक गए, उन्होंने प्रबल जी को भेजा है। और प्रबल जी आज आप लोगों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम में क्या क्या सुविधाएं हैं आप सुनकर के ताजुब हो जाएंगे कि भारत में एक ऐसी भी सरकारी एजेंसी काम करती है जो दुनिया में इस तरह की कोई सरकारी एजेंसी नहीं। मैंने दुनिया के कम से कम 40-45 देशों का विजिट किया है और वहां के यूनियन के नेताओं से रूबरू होकर उनसे वार्ता की है, सरकार के प्रतिनिधियों से वार्ता की है, लेकिन मुझे कहीं भी इस तरह की कोई एजेंसी नहीं समझ में आई जो इतनी सारी सुविधाएं एक प्लेटफॉर्म के नीचे आपको उपलब्ध कराए, और वो भी सरकारी एजेंसी। इसलिए आज प्रबल जी को भी हम लाए हैं कि सामाजिक सुरक्षा के बारे में आपको थोड़ा ज्ञान देना जरूरी है। साथियों, चूंकि आज सांगठनिक चर्चा नहीं हो रही है, सांगठनिक चर्चा हम कल सम्मेलन में करेंगे, इसलिए आज हम आपको इतना ही कहेंगे। हमारा यही अनुरोध आपसे होगा कि आपको अपने संगठन का विस्तार करना है, प्रदेश के हर जिलों तक TUCC का नाम ले जाना है, गांव में जाना है, निर्माण मजदूर, असंगठित मजदूर, घरेलू कामगार, आंगनवाड़ी, ये तमाम पीढ़ी मजदूर, इन सबको एकत्रित करना है, संगठित करना है। और जैसे जैसे संगठन में आपकी वृद्धि होगी वैसे वैसे आपका सामाजिक प्रभाव बढ़ेगा, और जैसे जैसे सामाजिक प्रभाव बढ़ेगा वैसे वैसे क्रांति की दशा दिशा में, राजनीतिक परिवर्तन में आपकी एक बड़ी भूमिका होगी। हमें पूरा भरोसा है कि आप लोग इस काम को मुस्तैदी के साथ पूरा करेंगे और आगे बढ़कर TUCC के नेताजी के इस लाल झंडे को उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में लेकर के जाएंगे और अलग जगाएंगे, मजदूरों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। निश्चित रूप से नेताजी के राजनीतिक जो उनका मिशन था कि हम भारत को एक राजनीतिक समाजवादी देश के रूप में तैयार करेंगे, इस सपने को आप लोग पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को फिर से एक बार बधाई देते हुए, अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।